अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलौला दफ़उल्लाहि अन्नास बअज़हुम बिबअज़िन लफ़सदतिल अर्ज़ वलाकिन्नल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुज़ुर्गान मोहतरम, अज़ीज़ साथियों, गुज़िश्ता गुफ्तगू के अंदर मैंने आप हज़रात के सामने 26 जनवरी और 26 नवंबर और 15 अगस्त 1947 के मुताल्लिक़ कुछ बातें गोशे गुज़ार किया था और हम आए थे 1857 की बगावत तक, जिसको अंग्रेज़ों ने 1857 की बगावत गदर और मुसलमानों ने उसको इनक़िलाब का नारा दिया था। इससे कबल किस तरीक़े से अंग्रेज़ों की आमद किस बहाने से हिंदुस्तान की सरज़मीन में आई हुई और फिर किस तरह अंग्रेज़ों ने यके बाद दिगरे मुसलमानों की सल्तनत को तबाह व ताराज किया। सिराजुद्दौला का तख्ता उलट दिया गया, शुजाउद्दौला, मीर कासिम, शाह आलम। इसी तरीक़े से फिर 1820 का वाक़या भी आपने सुना कि मुसलमानों की जो मुठभेड़ थी वो सिखों के साथ और मुसलमानों की फ़तह, एक इस्लामी हुकूमत का क़याम और फिर जो इस तरीक़े से 1831 के अंदर सिखों का फिर से दोबारा मुसलमानों पर हमला करना और मुसलमानों को क्रश कर देना, तहस नहस कर देना। और उसके बाद एक लंबे अरसे के बाद बड़ी प्लानिंग हो रही थी कि 31 मई 1857 को मुल्क के मुख्तलिफ गोशे गोशे के अंदर हम अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत करेंगे। लेकिन अनएक्सपेक्टेड मेरठ की छावनी के अंदर मैंने कहा था कि एक वाक़या पेश आ गया था। 31 मई को मुसलमान प्रोग्राम बना रहे थे कि मुख्तलिफ़ मकामात के ऊपर बगावत करेंगे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, लेकिन अनएक्सपेक्टेड 20 दिन पहले 10 मई 31 को हमारा प्रोग्राम था, लेकिन 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी के अंदर जो एक मंगल पांडे नाम का आदमी था अंग्रेज़ की फ़ौज के अंदर, और अंग्रेज़ों ने ये किया था कि जो कारतूस हुआ करता था उस पर सूअर की चर्बी और फिर गाय की चर्बी मिला दिया था। गाय की चर्बी अंग्रेज़ों के लिए बहुत ही इहानत आमेज़, और सूअर की चर्बी अगर मुसलमान अपने मुंह में ले तो ये उसके लिए बहुत ही इहानत आमेज़। लिहाजा दोनों फरीक को ये बात गवारा नहीं थी। अंग्रेज़ चाहते थे कि हम जो हुक्म दें ये मान लें, इनके विल पावर को क्रश करें। लिहाजा अपनी ही फ़ौज के अंदर से एक आदमी मंगल पांडे से कहा कि इस कारतूस को जिसके ऊपर गाय की चर्बी लगी हुई है अपने दांत से कट करो। मंगल पांडे ने इनकार किया। अंग्रेज़ों ने मंगल पांडे का कोर्ट मार्शल किया। मंगल पांडे ने गुस्से में आकर के गोली चला दी और 2 लोग उसके अंदर मारे गए। और उसके बाद फिर हिंदू मुस्लिम दोनों ने मिल करके अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत किया। इस बगावत को जाना जाता है 1857 की। इस बगावत को अंग्रेज़ों ने गदर का नाम दिया कि तुम लोगों ने साजिश की, हमारे साथ धोखा किया। अब मुसलमान कहते हैं और इंडियन कहते हैं कि ये इनक़िलाब था, एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। 1857 के बाद वहाँ की छावनी के ऊपर कब्ज़ा हो गया, लेकिन मुसलमान वहाँ से निकलकर सल्तनत मुग़लिया के आखिरी चिराग बहादुर शाह ज़फ़र के पास गए थे। आप उठें, हम आपकी सरकर्दगी के अंदर अंग्रेज़ों को भगाएंगे, इनसे लड़ेंगे।
कुछ तैयारी तो थी नहीं। बहादुर शाह जफ़र पहले से कमज़ोर हो चुके थे, मुग़लिया सल्तनत का ज़वाल चल रहा था। उठ खड़े तो हुए लेकिन कोई हथियार नहीं, अंग्रेज़ों के मुकाबले में खड़े हो गए। लेकिन क्या हुआ कि फिर वो शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। अंग्रेज़ बहादुर शाह जफ़र को गिरफ़्तार करके काला पानी की सज़ा दे दिए और फिर दिल्ली के अंदर जो उन्होंने खून की होली खेली है, आपके सामने गुज़िश्ता मैंने जिक्र किया था कि तकरीबन 30,000 मुसलमानों को दिल्ली से शहर बदर कर दिया, बाहर भगा दिया और 27 या 29,000 मुसलमानों को तहे तेग किया या जो है सूली पे चढ़ा दिया। यहाँ तक कि सहारनपुर हो, देवबंद हो, और दिल्ली से लेकर सहारनपुर तक, देवबंद तक कोई भी ऐसा दरख्त बाकी नहीं था कि जिसके ऊपर मुसलमानों की लाशें लटकी हुई हो। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि तकरीबन 5,000 के आसपास सिर्फ स्कॉलर्स थे, बड़े बड़े उलमा की तादाद थी जिनको अंग्रेज़ों ने फांसी दिया था। और इस जंग आज़ादी के अंदर मुसलमानों के जो खून बहे हैं, तकरीबन मुअर्रिखीन लिखते हैं कि जिनकी तादाद 2 लाख और 2 लाख के अंदर 51,500 51,500 सिर्फ जो है उलमा की तादाद है। तो इस तरीके से अंग्रेज़ों ने जुल्म करना शुरू किया था। अब उसके बाद ब्रिटिश को, अब तक ये सारा का सारा मामला चल रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर, बैकिंग थी, सपोर्ट था ब्रिटिश का, इंग्लैंड का। अब जब इतने बड़े पैमाने पे इनकलाब आया, इतनी जानें गईं, अब बरतानिया को ये महसूस हुआ कि आइंदा ये बगावत का सिलसिला और उभर सकता है। लिहाजा उन लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि अब तुम यहाँ से बाजू हट जाओ, अल्लाह की तरफ से अज़ाब आया उसके ऊपर। और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बाजू हटा करके बनफ्स नफीस खुद उन लोगों ने कहा कि अब इंडिया को हम खुद जो है बनफ्स नफीस टेक ओवर करेंगे। चुनांचे अब वो लोग आए, बातचीत हुई, बोले कि देखो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो किया था वो किया, गलत हुआ, ठीक है, लेकिन अब ये बताओ कि हमने उनको हटा दिया है, अब हम जो है असरे नौ तुम्हारे साथ मामला करना चाहते हैं। 2 चीज़ें हैं, अगर बंदूक उठाओगे, बगावत करोगे हमारे खिलाफ, तो जाहिर है कि ईस्ट इंडिया कंपनी से तुम जो है जीत नहीं सके, तो अब तो पूरी हुकूमत लंदन की आ चुकी है, अब तुम्हारे कैसे मुकाबला कर सकते हो, हमारे पास लेटेस्ट हथियार हैं। लिहाजा तुम्हारे पास 2 सूरत है, अगर बगावत करते हो, हमारे खिलाफ लड़ते हो तो जीत नहीं पाओगे। बेहतर यह है कि दूसरा फार्मूला मैं देता हूँ, हम जगह जगह के अंदर हिंदुस्तान में स्कूल्स खोलेंगे, कॉलेजेस खोलेंगे, तुम लोग भी पढ़ो, और पढ़ने के बाद जाहिर सी बात है कि आला ओहदों के ऊपर हमारे लोग होंगे, लेकिन नीचे जितने भी ओहदे होंगे, पोस्ट होंगे, तुम लोग पढ़ लिख करके आ जाओगे तो तुम ही लोग चलाओगे हुकूमत, हम निगरानी करेंगे, ऊपर हमारे लोग रहेंगे। अब यहाँ 2 ग्रुप हो गया, हिंदुओं ने, नॉन मुस्लिम ने लब्बैक कहा अंग्रेजों की आवाज़ पे, और बड़ी तादाद में स्कूल्स के अंदर बच्चे उनके जाना शुरू हो गए। लेकिन उलमा ने उसकी सख्त मुखालिफत की, मुसलमानों ने सख्त मुखालिफत की और कहा कि हम जो है अंग्रेज़ी पढ़ेंगे ही नहीं, हम केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ्स हम पढ़ेंगे ही नहीं, बल्कि हमें अपने दीन और ईमान को बचाना है। और जो पस मंज़र था कि अंग्रेज़ों ने पादरियों को भी बुलाना शुरू कर लिया था, डिबेट्स होने लगे थे मज़हब के दरमियान, ईसाइयत के दरमियान और जो है इस्लाम के दरमियान। मुसलमानों के अंदर साइंसी तालीम नहीं थी, उनके साइंटिफिक क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पा रहे थे। अब अलग अलग हो गए, उलमा ने कहा अच्छा। उसके बाद और एक हो रहा था कि जितने लोग अब तक शहीद हुए थे, उनके जो यतीम बच्चे थे, उन यतीम बच्चों को भी टेक ओवर कर रहे थे अंग्रेज़, अपने स्कूल्स में, मिशनरी स्कूल्स में बुला रहे थे, और अंग्रेज़ी की तालीम, ईसाइयत की तालीम। तो जाहिर सी बात है कि
आता है ना कि अल इल्म फी सिग़्रि कन्नक्श फिल हजर, बचपने का जो इल्म होता है वो पत्थर पे मारी हुई लकीर की तरह हुआ करता है। ये जो 18 साल तक 20 साल तक हम बच्चों को तैयार करते हैं और जहाँ स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर भेजते हैं, वहाँ के माहौल का और उस टीचिंग का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है बच्चों की जहनी फिक्र और उसकी सोच के ऊपर। और उसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि जब लॉर्ड मैकाले को वाइसराय बनाकर भेजा गया था और जब उसने निसाब बनाया था, स्कूल्स का निसाब, बच्चों की तालीम का निसाब, सिलेबस जब उसने तैयार किया था, तो उसके बाद अपनी माँ को उसने क्या लेटर लिखा था कि मैंने ऐसा निसाब तैयार किया है बच्चों के लिए, इंडियंस के, कि ये अगले 30 सालों और 25 सालों के अंदर होगा ये कि वो नाम के चमड़े के एतबार से वो तो इंडियंस होंगे, वो मुसलमान होंगे या हिंदू होंगे, लेकिन अपनी जहनी फिक्र, सोच, शऊर और एहसास के एतबार से वो एक फिरंगी होगा, वो एक अंग्रेज़ होगा। पूरी तहजीब, पूरा कल्चर, पूरी सोच और फिक्र अंग्रेज़ों की होगी। हमने निज़ाम तालीम और निसाब तालीम और सिलेबस स्कूल्स का हमने ऐसा बनाया। तो ये फिक्र थी कि तालीम के ज़रिए से भी मुसलमानों के जहन और दिमाग के ऊपर, उनके अक़ल व शऊर के ऊपर और उनके इस्लाम के ऊपर जो है, उनके मज़हब के ऊपर यलगार थी। और ज़ाहिरी तरीक़े से भी वो नए नए हथियारों की वजह से वो हम पे जो है हावी होते चले जा रहे थे। इसीलिए उलमा के ग्रुप ने यह सोचा कि हमें ये अंग्रेज़ी तालीम नहीं सीखनी है, हमें मदरसा कायम करना है। चुनांचे सबसे पहले मौलाना मोहम्मद कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह ने 1866 के अंदर देवबंद के अंदर दारुल उलूम का क़याम अमल में लाया। ये पहला मदरसा था और बहुत ही जल्द आगे बढ़ा। इंडोनेशिया से, अफ़गानिस्तान से और मुख्तलिफ़ जगहों से जो है लोग यहाँ पे आकर एजुकेशन हासिल करने लगे, इस्लामी तालीमात। दारुल उलूम देवबंद की वो कैफियत थी कि जब जो है मिस्र के बहुत मशहूर आलिम हैं रशीद रज़ा मिस्री, उन्होंने जब हिंदुस्तान का दौरा किया था तो दारुल उलूम देवबंद को जब देखा तो उन्होंने जो है कहा कि अगर मैं हिंदुस्तान के अंदर दारुल उलूम देवबंद को नहीं देखता तो शायद एक बहुत बड़ा खला होता था मेरी ज़िंदगी में, मैं शायद इंडिया में कुछ भी नहीं देख पाता। मैंने इसको देख लिया तो पता चला कि आज भी इस्लामी तालीमात इतने अहसन तरीक़े से हिंदुस्तान की सरज़मीन के अंदर जिंदा व पाबिंदा है। तो ये बहुत बड़ा कारनामा है दारुल उलूम देवबंद का। और फिर ये दारुल उलूम देवबंद वो मरकज़ बना है कि जिन्होंने अंग्रेज़ों की नींद हराम कर दी है। यहीं से बड़े बड़े जियाली पैदा हुए हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो है बड़ी बड़ी तहरीकें जो है बनाई हैं। अब उसके बाद उस पर भी इंशाअल्लाह आऊँगा, मैं गुफ्तगू करूँगा। उसके बाद 1866 के बाद जो है, अब उसी वक्त एक और शख्सियत थी सर सैयद अहमद ख़ां की। ये बड़े पढ़े लिखे थे, कोई मौलाना नहीं थे, इनका घराना पढ़ा लिखा था। इनके घर वाले मुग़लिया दौर सल्तनत के अंदर उनके पास काम किया करते थे, लेकिन जब अंग्रेज़ आ गए तो अब अंग्रेज़ों के पास इनके लोग काम करने लगे। ये चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद हो, जैसे आज कहते हैं, वो कहते थे कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के साथ साथ अंग्रेज़ों के साथ भी इत्तेहाद हो, हम उनकी बात को सुने और उसके मुताबिक अमल करें। अब अंग्रेज़ तो सबसे ज़्यादा जो है ख़ताकार मुसलमानों को समझते थे कि चूँकि ये लोग बगावत के अंदर बहुत पेश थे 1857 की बगावत में, और इनका प्रोग्राम बहुत बड़ा था। तो अब ये दोनों तो बिल्कुल बनती नहीं थी। सर सैयद अहमद ख़ां मिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये बात काबिल कबूल मुसलमानों के लिए हुई नहीं। सर सैयद अहमद ख़ां ने अंग्रेज़ों की मदद से 1875 के अंदर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो आज है वो खोला। उस ज़माने में कॉलेज था वो, उसको अंग्रेज़ की ऐड मिलती रही। और फिर इसी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है, इसी कॉलेज के अंदर जो 1857 की बगावत के अंदर जो है वो हमारे अल्लामा शिबली नोमानी, बहुत बड़े सीरत निगार, वो पैदा हुए थे उसी साल। और वो 57 से 67 फिर जो है 75 के अंदर ये खुलता है अलीगढ़ कॉलेज। और 75 के बाद अल्लामा शिबली नोमानी बहुत बड़े कलमकार हो गए थे, बहुत मशहूर थे। सर सैयद अहमद ख़ां ने अल्लामा शिबली नोमानी को बुला लिया
शिबली नुमानी दर्स व तदरीस करते रहे वहाँ पे। लेकिन अल्लामा शिबली नुमानी ने देखा कि ये जो अलीगढ़ का कॉलेज है इसके अंदर पूरे मिस्टर निकल रहे हैं, इनकी सोच इनकी फ़िक्र जो है ज़्यादा मजहबी नहीं है, और दारुल उलूम देवबंद से जो मदरसे से बच्चे निकल रहे हैं उनकी कैफियत ऐसी है कि दस्तखत और सिग्नेचर भी करने के काबिल नहीं है। लिहाजा ये वक्त के तकाजे के मुताबिक नहीं हो रहा पाया मामला। जदीद और कदीद उलूम को आपस में मिलनी चाहिए। ऐसे लड़के निकलें कॉलेज से यूनिवर्सिटी से कि जो मजहबी एतबार से भी और असरी उलूम के एतबार से भी बिल्कुल जो है बदर्ज अतम वो अपने अंदर सलाहियत रखते हों। लिहाजा उन्होंने खैराबाद कह दिया सर सैयद अहमद खां को, और फिर उस जो है कॉलेज को जो अलीगढ़ के अंदर खुला था, जो आज मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और उन्होंने एक दूसरे मदरसे का क़याम अमल में लाया। और मैंने कहा था कि वो जो है तकरीबन 1889 का वाक़या है कि दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ खुला, और उसके बाद उसी मदरसे से मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी जैसी शख्सियत पैदा हुई, उसी मदरसे से अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी जैसी शख्सियत पैदा हुई। अब जहाँ तक सर सैयद अहमद खां के उस मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सवाल था, तो उसने भी कुछ ऐसे जियालों को पैदा किया कि उन्होंने भी बहुत काम किया। जैसे मौलाना मोहम्मद अली जौहर हैं, वहीं के फारिग थे। सर सैयद अहमद खान ने जो खोला था 1875 के अंदर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ कॉलेज, और हसरत मोहानी उनका भी बहुत नाम आता है तहरीक आज़ादी के अंदर, वो भी वहीं के थे। तो बड़ी बड़ी शख्सियतें, लियाकत अली खां है जो पाकिस्तान चले गए, बाद में यहाँ पे जब कानून बन रहा था तो उसके अंदर वो भी मौजूद थे, लियाकत अली खां, वो भी जो है उली मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो आज है वहीं से पढ़ के निकले थे, बाद में पाकिस्तान चले गए वो। तो इस तरीके से ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो आज है, जो कभी कॉलेज था, उसने भी बड़ी बड़ी शख्सियतों को पैदा किया। और अल्लामा शिबली नुमानी ने जो नदवतुल उलमा खोला उसके अंदर उन्होंने बैलेंस रखा, यानी असरी उलूम का और मजहबी उलूम का, इस्लामी उलूम का बैलेंस रखा, इंग्लिश को भी उसके अंदर रखा, साइंस केमिस्ट्री फिज़िक्स को भी रखा, और इस तरीके से वहाँ से कुछ जो है बहुत ही काबिल असातिज़ा और लड़के जो है वहाँ से निकलने लगे। अब उसके बाद 1889 का मामला हो गया। 1885 के अंदर अंग्रेज़ों ने ये सोचा कि हमारे और इंडियंस के दरमियान कोई एक नुमाइंदा इदारा होनी चाहिए। उसके लिए उन्होंने नेशनल कांग्रेस जो आज है पॉलिटिकल पार्टी हिंदुस्तान की, ये नेशनल कांग्रेस का क़याम 1885 के अंदर A.O. हू, वो अंग्रेज़ था, उसने बुनियाद डाली थी, और आज वही कांग्रेस पार्टी है। आज तक वो सिलसिला 1885 से चल रहा है। अब हुआ यह कि जब 1885 के अंदर कांग्रेस फॉर्म हुई तो उसके जो मेंबर्स होंगे जो चुने जाएंगे अपनी काबिलियत की बुनियाद पे, तो वहाँ पे मुसलमानों को एक बहुत बड़ा धक्का ये लगा कि चूँकि ये मैंने कहा था कि ब्राह्मण जिसके DNA के अंदर एजुकेशन हासिल करना है, जब अंग्रेज़ों ने कहा था 1857 के बाद कि हम स्कूल खोलते हैं, तुम लोग आके पढ़ो, पढ़ लिख लोगे तो हम तुमको जॉब देंगे, और जो है हमारे पूरे के पूरे जितने भी काम हैं गवर्नमेंट के तुम भी उसके अंदर शामिल रहोगे। मुसलमानों ने बाइकआउट किया, मदरसे का जाल बिछाया, और ये नॉन मुस्लिम पूरे के पूरे पढ़ने लगे। लिहाजा 1885 के अंदर जब कांग्रेस बनी तो उसके अंदर ज़्यादातर मेंबर्स पूरे के पूरे नॉन मुस्लिम थे। मुसलमानों को धक्का लगा के हमने नहीं पढ़ा, तो अभी से ये मामला सामने आ जा रहा है कि पूरी मेजॉरिटी उन्हीं की, हमारे कोई है ही नहीं। अब उसके बाद एक 20 साल और गुजरा। 1905 के अंदर 1905 में क्या हुआ कि अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ ये जो जमात थी नेशनल पार्टी कांग्रेस की, इन्होंने थोड़ा और आगे बढ़ चढ़ के मुतालबा कर दिया उनसे, भाई अब तक तो ठीक है, इंडिया में कुछ प्रॉब्लम है तो हम आपको बोल रहे थे, आप जो है जो जैसा बोल रहे थे हम यहाँ पे वैसा काम कर रहे थे, लेकिन अब हमें कुछ हुकूमती सतह के ऊपर भी, हुकूमत के काम के अंदर भी कुछ हमें जो है शामिल कीजिए। अब तो हमने सब कुछ सीख लिया है, आपने बता दिया है।
म्यूनसिपल का इलेक्शन है, छोटा मोटा इलेक्शन हो, तो हमको भी उसमें हिस्सा लेने की इजाज़त दी जाए, मतलब हुकूमत के अंदर हमको भी शामिल किया जाए, बड़े ओहदे पे नहीं, छोटे ओहदे पे सही। अंग्रेज़ों ने उसको मान लिया, ब्रिटिश ने, ठीक है। जब 1905 के अंदर अंग्रेज़ों ने ये कांग्रेस के मुतालबे को कबूल कर लिया, तो अब मुसलमानों के अंदर और बेचैनी पैदा हो गई। अब मुसलमानों ने सोचा कि अब अगर ये छोटे मोटे इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शंस के अंदर अगर जो है वोट की बुनियाद के ऊपर आदमी जीतेगा, जैसे अभी लंदन का मामला चल रहा है, वहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, अगर उसी पॉलिटिकल सिस्टम को यहाँ लागू किया जाएगा किसी लीडर के इंतखाब और उसको चुनने के लिए, तो हम तो बिल्कुल पीछे रह जाएंगे। हम में पढ़ा लिखा आदमी है नहीं, हमारी तादाद 4 में से 1 है और नॉन मुस्लिम 3 है, ये बड़ा मसला खड़ा होगा। लिहाजा मुसलमानों ने, ख़ास तौर पे बंगाल के नवाबों ने, राजाओं ने, उनकी बड़ी बड़ी जायदाद को बचाने का भी मसला था। लिहाजा उन लोगों ने अंग्रेज़ों से कहा कि देखिए, अगर आप इस तरह इंतखाब के सिलसिले को जारी रखते हैं कि वोट की बुनियाद पे आदमी चुना जाएगा, तो फिर वो ज़्यादा है, हम कम हैं। लिहाजा जिस इलाके में हमारे लोग ज़्यादा हैं, उस तरफ से हमारे भी एक 100 मेंबर होनी चाहिए। अगर उनके 300 हैं तो हमारे 100 होनी चाहिए। लिहाजा हमको भी अलग ही इंतखाब और जो है लीडर को चुनने का मौका दिया जाए। लिहाजा अंग्रेज़ ने इस बात को भी कबूल कर लिया। अब चूँकि दोनों को लड़ाना भी था, मुसलमानों को, हिंदुओं को, 2 ग्रुप भी पैदा करना था अंग्रेज़ों को, चलो ये भी काबिल कबूल। अब 1906 के अंदर जो आप सुनते हैं कि नेशनल यानी मुस्लिम लीग जो है 1906 के अंदर फॉर्म हो गई। 1905 में अंग्रेज़ों ने मुतालबा किया था कि हमको इलेक्शन छोटा मोटा करा करके छोटे मोटे पोस्टों पे हमको लाया जाए। इस तशवीश को देख करके 1906 में मुसलमानों ने मुतालबा कर दिया कि इलेक्शन का सिस्टम जो हमको अलग दिया जाए, जिस तरफ मुसलमानों की मेजॉरिटी है। अंग्रेज़ों ने उसको भी मान लिया। लिहाजा अब कांग्रेस 1885 में बनी, मुस्लिम लीग 1906 के अंदर बनी। अब आगे क्या होता है देखिए, पाकिस्तान का क़याम कैसे हुआ। अब आप थोड़ा पीछे की तरफ आइए। 1870 से 80 के दहे में, या 19 तक समझिए, 100 तक, 1888 तक या 1903 तक कौन सी बड़ी बड़ी शख्सियतें सामने आती हैं और ये लोग अपना रोल किस तरह निभाते हैं आगे, आप उस पर गौर कीजिए। मैंने कहा था कि 1875 के अंदर सर सैयद अहमद खान ने कॉलेज खोल दिया अलीगढ़ के अंदर, जो आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। लेकिन 1876 के अंदर बहुत ग्रेट पर्सनालिटी, जिसको हम सब जानते हैं मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से, 1876 में पैदा हुई। 1877 के अंदर शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल पैदा हुए और 1878 के अंदर हमारे मोहम्मद अली जौहर, मशहूर आज़ादी के हीरो समझे जाते हैं, ये पैदा हुए मोहम्मद अली जौहर। तो 76, 77, 78 ये 3 साल ऐसे हैं कि इसके अंदर ये बड़े बड़े सूरमा पैदा होते हैं, इंटेलेक्चुअल। मोहम्मद अली जिन्ना है, अल्लामा इक़बाल हैं, मोहम्मद अली जौहर। 1857 की बगावत के वक्त अल्लामा शिबली नोमानी पैदा हुए थे। अच्छा, आगे आइए कि 1885 में कांग्रेस बनती है, लेकिन 1888 के अंदर एक और शख्सियत पैदा होती है बहुत मशहूर, और वो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 1888 में पैदा होते हैं। ये जो करीब करीब की तारीख़ें हैं, ये बड़ी बड़ी शख्सियतें मारज़ वजूद के अंदर आती हैं। और उसके बाद फिर आगे आइए आप कि 1903 के अंदर एक और बड़ी इंटेलेक्चुअल एतबार से कहिए तो सैयद अबुल आला मौदूदी अलैहि रहमा पैदा होते हैं 1903 के अंदर। अब ये भी बहुत बड़ी शख्सियत थी। 40-41 वास्तों से इनके ख़ानदान का जो सिलसिला है वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक पहुँच जाता है, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक। आपकी फैमिली के अंदर यानी चिश्त के अंदर थे
तो वहाँ से आप जो है चिश्ती भी कहलाते हैं। और फिर 1903 में पैदा होकर के, और इनके ख़ानदान के अंदर एक बहुत बड़े सूफ़ी भी पैदा हुए थे जिनका नाम मौदूद था। बहुत बड़े सूफ़ी, बड़े पाए के, अरब से अफ़गानिस्तान में आए, अफ़गानिस्तान से जो है फिर इधर औरंगाबाद में आपकी पैदाइश हुई। तो मौदूद एक बहुत बड़ी शख्सियत थी, उसके एतबार से इनको अल्लामा मौदूदी भी कहा जाता है। अबुल आला नाम है और मौदूदी उनका फैमिली नेम है। तो ये भी बड़ी शख्सियत थी, अल्लाह ने कलम में बड़ी ताकत अता फरमाई थी। बड़े बड़े पढ़े लिखे तबके इनकी तरफ आने लगे। क्यों? 1903 में पैदा हुए और 1926 के अंदर अपनी किताब अल जिहाद फिल इस्लाम लिख करके हंगामा मचा दिया। एक बहुत बड़ी छाप छोड़ दिया उन्होंने, अल जिहाद फिल इस्लाम लिखा उस वक्त, तो ये भी बहुत मशहूर हो गए थे। तो ये जो शख्सियत है अबुल कलाम आज़ाद की है, अल्लामा यानी अली जिन्ना की है, मोहम्मद अली जिन्ना की, मोहम्मद अली जौहर की, और इस तरीके से अल्लामा शिबली नुमानी की, सर सैयद अहमद खां की। अब आगे देख करके इन लोगों के नज़रियाती इख्तलाफात भी आप देखेंगे पाकिस्तान को बनाने में। अब आगे देखिए कि 1909 के अंदर अब ये फिर दारुल देवबंद की तरफ जाइए। 1857 की बगावत तो अंग्रेज़ों ने सर कर दिया था, सबको तबाह बर्बाद कर दिया। अब मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह के एक शागिर्द थे मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी, नॉन मुस्लिम, यानी नॉन मुस्लिम थे, बाद में कन्वर्ट होकर के बहुत बड़े आलिम बने और बहुत खिदमत किया उन्होंने। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी को 1909 के अंदर मौलाना महमूद हसन देवबंदी ने कहा कि अब ऐसा नहीं होगा, हम लोग एक और कोशिश करते हैं अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। तुम एक काम करो, अफ़गानिस्तान जाओ और तुर्की जाओ, जर्मनी जाओ, वहाँ जा कर के ये देखो कि कौन कौन लोग जो है बरतानिया के दुश्मन हैं, उनसे बातचीत करो कि अगर हम लोग एक ही मरतबा अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत करते हैं तो क्या आप लोग साथ देने के लिए और हथियार सप्लाई करने के लिए तैयार हैं क्या? और उसके बाद मौलाना ने जितने भी शागिर्द अब तक पढ़ के चले गए थे, 1866 के अंदर मदरसा बनता है और अब ये बात हो रही है 1909 की बात हो रही है। 1909 में पूरे शागिर्दों को बुलाया, सब आए, और उसके बाद आपने एक जमात बनाई थी जिसका नाम था जमीअतुल अंसार, और लीडर बना दिया मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी को, उसका लीडर बना दिया मौलाना महमूद हसन साहब ने। लिहाजा अंदर अंदर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ राह हमवार करते रहे पूरे उलमाए देवबंद, यहाँ तक कि 1912 के अंदर या 1913 के अंदर जो है मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी अफ़गानिस्तान चले गए। और अफ़गानिस्तान जाने के बाद हुआ यूँ कि मौलाना महमूद हसन देवबंदी जो है मक्का चले गए कि अगर ये राज फाश हो जाता है कि हम लोग अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कोई साजिश कर रहे हैं तो बहुत बड़ा पकड़ धकड़ होगी, हंगामा होगा, और हम वहाँ जा कर के कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हम राह हमवार करें। मक्का चले गए। अब मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी ने पूरी बातचीत करने के बाद जब पूरा मामला हुआ तो उन्होंने वहाँ से एक ख़त लिखा। कुछ लोग हिंदुस्तान से जा रहे थे मक्के को हज के लिए, तो उनके साथ ख़त देना था। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी अफ़गानिस्तान में और वहाँ से ख़त लिख रहे हैं, और वो ख़त तकरीबन वो 3 जो है रेशमी रुमाल था, येलो कलर का रेशमी रुमाल, वो 3 रुमाल के ऊपर हैंड कर्चीफ के ऊपर उन्होंने कुछ लिखा था, यानी पूरे हालात कि हमारी बात किससे हुई है, अफ़गानिस्तान में किससे हुई है, तुर्की में किससे हुई है और जर्मनी में किससे हुई है, और कौन लोग हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं। ये पूरी रुरात जो है उस रुमाल के ऊपर लिख करके एक आदमी को दिया कि जाकर के हिंदुस्तान में फ़लाँ आदमी को दे देना, और वो मक्के जा रहा है और वो जो है मौलाना महमूद हसन देवबंदी को ये रुमाल हवाले कर देंगे। लेकिन हुआ ये कि 1916 के अंदर ये राज फाश हो गया
वो जो है पकड़ा गया, और इस तरीके से मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी भी उधर ही रह गए। हमेशा जो है अपने मुल्क से बाहरी ज़िंदगी गुजारी उन्होंने। और उसके बाद फिर मौलाना महमूद हसन देवबंदी को गिरफ़्तार कर लिया गया। इधर अंग्रेज़ों ने मक्का वालों से, मदीना वालों से, अरब से ये डील कर लिया था, क्योंकि हुकूमत उस्मानियों की थी, टर्की की हुकूमत, और वहाँ जो वाली मक्का था हुसैन, शरीफ हुसैन, उससे अंग्रेज़ों ने डील कर लिया कि जब हम अगर हमला करें, और उस्मानी जो खिलाफत थी उसको भी ये लोग ख़त्म करना चाह रहे थे अंग्रेज़ लोग, लिहाजा जब हम हमला करें तो तुम जो है बगावत कर देना उस्मानियों के ख़िलाफ़। लिहाजा शरीफ हुसैन मक्के का वाली बिक गया, अरब के अंदर बगावत हो गई, और मौलाना महमूद हसन देवबंदी को गिरफ़्तार करके मिस्र ले जाया गया। चूँकि अगर इंडिया लेके आते तो पूरे मुसलमान अगेंस्ट में खड़े हो जाते थे, लिहाजा मेडिटेरियन सी के अंदर एक छोटा सा जजीरा है माल्टा, मौलाना को वहाँ ले जा करके यानी 1917 के अंदर वहाँ ले आके बंद कर दिया गया। मौलाना हुसैन अहमद मदनी भी उनके साथ थे, और अजीज़ गुल थे, और इस तरीके से उनके एक और शागिर्द थे। ये 3-4 लोग जो है वहाँ जेल के अंदर कैद हो गए। ये 1916 के अंदर रेशमी रुमाल की तहरीक के नाम से जाना जाता है। ये रेशमी रुमाल की तहरीक भी ख़त्म हो गई। इधर 1914 के अंदर वर्ल्ड वार 1 शुरू हो गई। आपको मालूम है 1914 में वर्ल्ड वार 1 शुरू हो गई थी। उधर अब देखिए मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो तो लंदन से पढ़ के आए थे बैरिस्टर की डिग्री करके, मोहम्मद अली जौहर भी वहाँ से पढ़ करके आए हुए थे। लिहाजा अब जो है मुस्लिम लीग फॉर्म हो गई 1906 के अंदर। अब चलाएगा कौन इसको? मोहम्मद अली जौहर मुंबई के अंदर जो है काम करने लगे, कोर्ट के अंदर। जो कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर होते उनके सेक्रेटरी थे। बाद में चल करके 1913 के अंदर मोहम्मद अली जिन्ना जो है मेंबर बने मुस्लिम लीग के। और इधर 1913 या 1912 या 1909 से ही तहरीक खिलाफत मूवमेंट को मोहम्मद अली जौहर ने शुरू किया। ये तहरीक खिलाफत मूवमेंट वो था कि जिसके अंदर गांधी जी भी शरीक थे। वो तहरीक खिलाफत क्या थी कि अपने पास खिलाफत है अल्लाह के रसूल के बाद, लिहाजा मुसलमानों का खलीफा होनी चाहिए। टर्की की जो हुकूमत थी वो अपने आप को खिलाफत का मुस्तहिक करार देती थी कि वो लोग खलीफा हैं। वहाँ के जो लीडर होते थे वो खलीफा कहलाते थे। मोहम्मद अली जौहर ने कहा कि अंग्रेज़ खिलाफत को भी जो है ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लिहाजा ये तो मुसलमानों का वक़ार है, उनकी आन बान और शान है, लिहाजा ये मुस्लिम कौम का मसला है, खिलाफत को नहीं ख़त्म होनी चाहिए। लिहाजा तुर्की की हुकूमत के ऊपर अंग्रेज़ नज़र न डालें, हिंदुस्तान को भी आज़ाद करें। लिहाजा मोहम्मद अली जौहर कौमियत के नाम के ऊपर तहरीक खिलाफत को चला रहे थे। और उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो 1913 के अंदर आए मुस्लिम लीग के अंदर, लेकिन 1916 के अंदर उनकी काबिलियत की बुनियाद पर उनको सदर बना दिया गया। उसके कुछ सालों के बाद फिर क्या हुआ कि मोहम्मद अली जौहर ने कहा कि भाई, मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि हमसे नहीं हो सकता, ये छोड़ छाड़ के फिर लंदन चले गए। और उसके बाद अब क्या हुआ, इधर मोहम्मद अली जौहर साहब 1930 के अंदर इनका इंतकाल हो गया, मोहम्मद अली जौहर का। लंदन के अंदर गोलमेज कॉन्फ्रेंस बनी। अंग्रेज़ों ने कहा कि अब जो है ये जो निज़ाम है कांग्रेस की जो ग्रुप बना हुआ है इस तरह नहीं, हम बनफ से नफ्स आमने सामने बात करना चाहते हैं इंडिया के बारे में, क्या करना है, कैसे है। तो बहरकैफ ये 1930 के अंदर मौलाना मोहम्मद अली जौहर वहाँ गए, स्ट्रेचर पर गए थे, बहुत बीमार थे। वहाँ जाने के बाद उन्होंने कहा था कि मैं एक आज़ाद एक जो है ग़ुलाम मुल्क से आया हूँ और ग़ुलाम मुल्क में वापस नहीं जाना चाहता, लिहाजा मुझे या तो आज़ादी का परवाना दे दो या यहीं पे कुछ गज ज़मीन दे दो ताकि मैं यही मदफून हो जाऊँ, मर जाऊँ, लेकिन मैं फिर से दोबारा हिंदुस्तान में जो ग़ुलाम मुल्क है मैं जाना नहीं चाहता। लेकिन उनका इंतकाल वहाँ हो गया और फिर फ़लस्तीन भी उन्हीं के कब्ज़े में था, ब्रिटिश के। मौलाना अमीन अल हुसैनी जो मुफ्ती आज़म थे उस वक्त, उन्होंने कहा बहुत ही मुतबर्रक बॉडी है, लिहाजा वो बॉडी मंगा लिया मौलाना मोहम्मद अली जौहर की। अब उनकी कब्र कहाँ, यरूशलेम के अंदर है। उसके बाद इधर 1930 के अंदर अल्लामा इकबाल को मुस्लिम लीग का सदर बनाया गया। अल्लामा इकबाल की कैफियत ऐसी थी कि उन्होंने जब सदारती खुतबा दिया था, जब ये कह दिया था कि हिंदुस्तान के शिमाल मगरिब के अंदर एक ऐसी आज़ाद रियासत का क़याम होना ये बिल्कुल तय है।
अगर वो हो गया तो क्या होगा। इन्होंने सबसे अलग नारा लगाया अल्लामा इकबाल ने। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के अहद उरूज में और मुसलमानों की जो किंगडम थी या बादशाहत थी उसके अंदर बहुत ज़्यादा भयानक तस्वीरें नज़र आती हैं। अनजस्टिस है, वहाँ नाइंसाफ़ी बहुत है। लिहाजा जो खुलफाए राशिदीन का दौर था, हम उस दौर को दोबारा वापस लाना चाहते हैं और ये उसी वक्त मुमकिन होगा जबकि हमें अलग से ज़मीन मिल जाए, मुसलमानों की आज़ाद रियासत अलग कायम हो जाए। वो उनका नारा था। अब इधर सैयद अबुल आला मौदूदी साहब थे, इनका ये कहना था कि ज़मीन लेके क्या करेंगे, पहले इंसानों के ये दिल की ज़मीन को सही करो। ज़मीन ले लोगे लेकिन फिर भी उसी मुसलमानों की ज़मीन में इंसान शराब भी पिएगा, ज़िनाकारी भी करेगा, तो ऐसी ज़मीन का क्या फ़ायदा। लिहाजा बहुत सारे लोग इनके हामी थे। उस दूसरी तरफ मोहम्मद अली जौहर थे, वो मुस्लिम कौमी नारा लेकर उठे थे कि नहीं, तहरीक के खिलाफत, खिलाफत एक मुसलमानों का वक़ार है, उनकी इज़्ज़त का सवाल है, इसको ख़त्म नहीं होना चाहिए। अब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आए बीच में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब 1888 में पैदा हुए, लेकिन जब इन्होंने तकरीबन 20 साल तक एक ही आवाज़ उठाई थी कि अल्लाह की इस ज़मीन के ऊपर अल्लाह ही की हुकूमत होनी चाहिए। लेकिन जब मौलाना महमूद हसन देवबंदी को 1920 के अंदर उनकी टीबी की बीमारी बढ़ जाने की वजह से अंग्रेज़ों ने रिहा कर दिया, और जब मुंबई के अंदर वो आए और शिप से बाहर निकले तो इतनी बड़ी शख्सियत थी कि ये गांधी जी भी उनको लेने के लिए गए थे वहाँ पर। जब वो आए और उसके बाद पूरी मीटिंग हुई, उनका बयान हुआ, तो उन्होंने कहा कि देखो, अब मेरे बाद अगर जो है इस्लाम की बागडोर किसी के हाथ में जानी चाहिए, मुसलमानों की बागडोर, तो ये मुझे एक नौजवान नज़र आता है सबसे बेहतरीन, वो है अबुल कलाम आज़ाद। बहुत ताकत है इसके कलम के अंदर, इसकी ज़बान में भी बहुत ताकत है। जब पार्टीशन हुआ था तो बहुत सारे लोग इंडिया छोड़कर जा रहे थे, तो दिल्ली के अंदर जामा मस्जिद में जाकर के बैठ गए थे कि तो इसके बाद निकलेंगे अब। लेकिन अबुल कलाम आज़ाद ने एक तकरीर किया था, अबुल कलाम, कलाम का बाप, एक तकरीर किया था, सबों ने अपनी गठरियाँ खोल दी कि अब नहीं जाएंगे। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब पहले कह रहे थे कि अल्लाह की ज़मीन के ऊपर अल्लाह के कवानीन का नफाज होनी चाहिए, लेकिन जब मौलाना महमूद हसन देवबंदी ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की सिफारिश की कि इनको जो है लीडर बना दिया जाए, तो बड़े बड़े जो शयूख थे मौलाना महमूद हसन देवबंदी के बड़े बड़े शागिर्द, उन्होंने कहा कि मौलाना ये तो अभी बच्चा है, और चूँकि अबुल कलाम आज़ाद साहब ट्रेडिशनल आलिम नहीं थे, हमारी जैसा कुर्ता पैजामा टोपी सूट बूट में रहते थे। अब मुसलमानों के पास क्या है कि बुजुर्ग है, कोई मौलाना, कोई आलिम, तो थोड़ा कपड़ा भी गंदा होना चाहिए, टोपी थोड़ी टेढ़ी होनी चाहिए, है ना। बहुत सारी अजीब व गरीब वज़ाक़ता हो आदमी की तो बहुत नेक, पाकबाज, पारसा और बहुत ही अच्छा समझा जाता है, और अगर टिप टॉप में हो जाए समझते हैं सही नहीं है। तो अबुल कलाम आज़ाद साहब काबिल तो बड़े थे, लेकिन टिप टॉप रहते थे, ये ट्रेडिशनल आलिम की तरह नहीं रहते थे, सूट बूट में रहते थे, वो लोग उनको कुछ अलग ही समझते थे। लिहाजा लोगों ने कहा कि मशवरा करेंगे बाद में। ये मशवरा सऊद खानी की नज़र हो गया, और बाद में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब जो है अपने इस तहरीक से बिल्कुल यू टर्न लिया और जाकर के बिला किसी शर्त के वो कांग्रेस के अंदर शामिल हो गए। अब जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो ये तहरीक थी और ये जो चला रहे थे, बिल्कुल हूबहू सैयद अबुल आला मौदूदी साहब ने उसको जो है मुकम्मल तौर पे नाफिज करने की कोशिश किया, और वो जो है इसी पे लग गए कि इंसानों के कुलूब की ज़मीन सही होनी चाहिए, इस ज़मीन के ऊपर अल्लाह की ज़मीन है, अल्लाह का कानून इस ज़मीन के ऊपर जो है इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, नाफिज होनी चाहिए। ये मुख्तलिफ नज़रियात थे आपस में, लेकिन बाद में आगे चल कर के फिर जो है मौलाना अल्लामा इकबाल साहब जो है मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर के आ गए। 31, 32, 33 के अंदर ये अलग अलग 2, 3, 4 जो है गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई है लंदन के अंदर। जब जो है इकबाल साहब वहाँ गए तो मोहम्मद अली जिन्ना को भी लेकर के आ गए। जब मोहम्मद अली जिन्ना वापस आए हैं मुस्लिम लीग के अंदर, तो उसके बाद एक ही नारा था, और जो है उधर एक चौधरी रहमत हुसैन, एक स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी का US के अंदर, उसने नाम रख दिया था पाकिस्तान। अब जो है
1932 के अंदर या 33 के अंदर जब जो है मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल वापस आए हैं, तो वह सिर्फ एक ही नारा है, पाकिस्तान पाकिस्तान। और पाकिस्तान का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है पाकिस्तान। और आवाज़, ये नारा इतना गूंजा कि जो इलाके बिहार यूपी के रहने वाले लोग थे, ये तो उस तरफ थे नहीं, लेकिन ये लोग भी बोले कि नहीं नहीं, पाकिस्तान बननी चाहिए। 1940 के अंदर मेरे ख्याल से 1937 में इलेक्शन करवा दिया। एक तरफ मुस्लिम लीग, एक तरफ कांग्रेस, दोनों आपस में टकरा रहे हैं। लेकिन जब जो है अल्लामा इकबाल उसके अंदर आए, या जो है फिर मोहम्मद अली जिन्ना उसके अंदर आए, तो फिर क्या हुआ, आपस में मोहम्मद अली जौहर, फिर जो है दोनों के दरमियान मुफाहमत हो गई थी। अब जो है ये जो नज़रिया था, इख्तलाफ था कि भाई हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, कौमी यकजहती, मुल्क को तकसीम करने की ज़रूरत नहीं है। अबुल कलाम आज़ाद साहब कह रहे थे मुल्क को तकसीम करने की ज़रूरत नहीं है, हिंदू मुस्लिम यकजहती होनी चाहिए। उधर शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना और पूरा उधर का जो इलाका था, भाई चार के अंदर तो हम एक हैं, इंतखाब के अंदर हमारा हाल क्या होगा, कैसे होगा, हम नहीं जीत पाएंगे। और फिर आप देखेंगे कि 1920 से लेके 1930 तक का जो ज़माना है ना, बहुत ख़तरनाक है हिंदुस्तान की सरज़मीन में। बड़े बड़े जो है हिंदुओं के बड़े बड़े ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुए हैं इसी के अंदर। शिद्दी तहरीक शुरू हुई थी, अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी, उसके बाद शुरू हुई थी। 1925 के अंदर RSS फॉर्म हुई थी। अब ये लोग जो कह रहे थे और ये 900 साल का बदला हमें लेना है, मुसलमानों से भी अंग्रेज़ों से भी, तो इस तरफ ऐसी आवाज़ पैदा हो रही थी। उस तरफ इन चीज़ों को देख करके अब लोग जो है हिंदू मुस्लिम यूनिटी, और जो है पहले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी कर रहे थे, उनका पलड़ा भारी दिख रहा था, लेकिन बाद में चल करके ये मुस्लिम लीग का पलड़ा भारी हो गया। हालांकि 1937 के अंदर मुस्लिम लीग जो है कांग्रेस से हार गई थी, लेकिन 1940 में उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया कि हमें पाकिस्तान चाहिए ही चाहिए। अब बड़ा हंगामा, दोनों ग्रुप के अंदर भी बहुत सारे हंगामे हुए। आखिरकार ब्रिटिश ने जो है फैसला ले लिया कि जो है 1947 के अंदर जो है हम इनको आज़ाद कर देंगे। चुनांचे वही देखते हैं कि 15 अगस्त 1947 हिंदुस्तान की आज़ादी का दिन साइन कर दिया उन्होंने, और 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान की आज़ादी का बिल्कुल खींच दिया गया जो है ये नक्शा, ये बॉर्डर, कि वो उधर होगा और ये इधर होगा। इस तरीके से जो है ये पूरी की पूरी तारीख़ बनी पाकिस्तानी क़याम के ऊपर। पाकिस्तान का क़याम कैसे अमल में आया और मुख्तलिफ़ उलमा के नज़रियात क्या थे, और आखिरी में मुस्लिम लीग के नज़रियात को कबूल करके एक तरफ जो है पाकिस्तान और दूसरी तरफ जो है हिंदुस्तान बन गया। और ये शायद अच्छा दिन नहीं था हम हिंदुस्तानियों के लिए, मुसलमानों के लिए, कि काश पाकिस्तान अलग ना होता और आज हम सब एक होते, तो आज पार्लियामेंट के अंदर भी हमारी मेजॉरिटी होती थी, और ये जो कैफियत आज है वो कैफियत हमारी नहीं रहती थी। बनने को ये मुल्क जमहूरी बन गया, डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई, लेकिन डेमोक्रेसी का और जो है जमहूरियत का जनाजा किस तरीके से निकल रहा है, वो आए दिन मुल्क के जो हालात हैं उससे जो है आप समझ सकते हैं। शायर कहता है, गुलसिता को लहू की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। गुलसिता को लहू की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी, फिर भी कहते हैं मुझसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला पूरे के पूरे मुल्क के अंदर, पूरे के पूरे हिंदुस्तानियों के अंदर आपस में इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ पैदा फरमा दे। बिलखुसूस हम मुसलमानों को आपस में इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ के दामन को थामने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावा।